अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का एक्सपेरिमेंट जो है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डैम्पिंग इन सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम में हमने डैम्पिंग की आइडेंटिफिकेशन करनी है और ऑब्जेक्टिव हमने कुछ इस तरह का बनाया हुआ है कि स्टडी एंड आइडेंटिफाई द डैम्पिंग इन सेकंड ऑर्डर सिस्टम। अब इसमें हमने यूजिंग मैटलैब जो है ना वो एडिशनल एक चीज़ यानी ये वो टूल भी हमने लिख दिया है ऑब्जेक्टिव में जिसके ऊपर हम काम करेंगे। अच्छा, फैसिलिटीज़ में जाहिर सी बात है हमें मैटलैब चाहिए होगी। प्रोसीजर में अच्छा प्रोसीजर की जानिब भी आते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें थोड़ा सा इंट्रो यानी कि थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए डैम्पिंग के हवाले से। ठीक है, डैम्पिंग क्या चीज़ है ये हम देख लेते हैं और ऑर्डर ऑफ द सिस्टम ये भी हमने डिस्कस किया था। दोबारा इसको हम आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अच्छा, ऑर्डर का मैं अभी थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर से क्या मुराद होगा। अब जो पावर किसी भी यूँ कह लें कोई भी इक्वेशन है तो उसमें जो पावर आ रही होती है मैक्सिमम पावर, उसको हम नाम दे सकते हैं किस चीज़ का, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम का। अच्छा, इस इक्वेशन के अंदर एक दो टर्म्स और भी यूज़ हो रही हैं, जैसा कि ईटा कह लें इसको, डैम्पिंग कोएफिशिएंट है, ये क्या चीज़ होती है, और ओमेगा, ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये क्या चीज़ है। आज हम चार तरह के सिस्टम भी स्टडी करेंगे। पहले हम एक और बुक थी मेरे पास, उसमें से आप लोगों को आइडिया दे देते हैं कि टाइम रेस्पॉन्स के अंदर ये दो तीन चीज़ें का आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। हम पहले देख लेते हैं। अच्छा, ये चैप्टर नंबर वैसे 4 है, इसमें आज की लैब के हवाले से काफ़ी कुछ गिवन है। पोल और ज़ीरो के हवाले से मैं आप लोगों को बता चुका था पहले कि सिस्टम रेस्पॉन्स जब कर रहा होता है तो उसमें दो तरह की चीज़ें, यानी कि पूरे का पूरा सिस्टम जो होता है वो दो तरह के रेस्पॉन्सेस पर कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। उसमें फोर्स रेस्पॉन्स भी आ जाता है और नेचुरल रेस्पॉन्स भी आ जाता है। ठीक है, फोर्स्ड रेस्पॉन्स को हम स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स भी कहते हैं और नेचुरल रेस्पॉन्स को हम होमोजेनियस का नाम भी देते हैं। यह भी एक इक्वेशन मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि फोर्स रेस्पॉन्स कौन सा होता है और नेचुरल रेस्पॉन्स कौन सा होता है। अच्छा, पोल के हवाले से हमारी डिस्कशन हुई थी प्रीवियस लैब के अंदर कि पोल क्या चीज़ है बेसिकली। हमने कहा था कि हम कोई भी जब वैल्यू किसी भी फंक्शन की बेसिक वैल्यू जो है वो ज़ीरो करते हैं तो वो उसका रिज़ल्ट जो है ना वो ज़ीरो नहीं होता, इन्फिनिटी पे चला जाता है या कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा होता है, तो हम उसको पोल का नाम देते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म वेरिएबल एस, कोई भी हम वेरिएबल लेते हैं दैट काजेज द ट्रांसफर फंक्शन टू बिकम इनफाइनाइट। ठीक है, वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, कोई ना कोई वैल्यू इनफाइनाइट ही कह देते हैं हम। ठीक है, और ज़ीरोज़ में क्या होता है, द वैल्यू ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म दैट काजेज ट्रांसफर फंक्शन टू बिकम ज़ीरो। ज़ीरोज़ के अंदर ज़ीरो हो जाता है और पोल के अंदर इनफाइनाइट यानी इन्फिनिटी हो जाता है। अच्छा, ये इस तरह की इक्वेशंस आती रहेंगी आप लोगों के सामने, एस प्लस टू ओवर एस इंटू एस प्लस फाइव। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक इक्वेशन है, सी एस इज़ इक्वल टू एस प्लस टू डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस फाइव। अब हमने इसको वैसे मैथमेटिक्स के अंदर आप कैसे सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। इसमें आप लोग सबसे पहले जो आप लोगों को नज़र आ रहा है नीचे वो एस है। एस को आप ए के नीचे रख देते हैं, ए डिवाइड बाई एस, और बाकी जो रिमेनिंग टर्म है उसको
क्या करते हैं, बी के साथ डिवाइड कर लेते हैं। फिर वैसे ही जैसे आप एस को ज़ीरो कर लेते होते हैं, नॉर्मली आप जो मैथमेटिक्स में करते हैं, एस को ज़ीरो रखने के बाद एस की वैल्यू आप पुट करते हैं ज़ीरो और ज़ीरो 2/5 आंसर आ जाएगा। इस 2/5 को आप लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। ऐसे ही बी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एस प्लस 5 था तो एस इज इक्वल टू -5, इस 5 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो बी की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, आप इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक हो गया। तो अब आप लोगों के पास मैं जो आप लोगों को दो चीज़ें बता रहा था, फोर्स्ड रेस्पॉन्स और नेचुरल रेस्पॉन्स। ठीक है जी, ये दोनों तरह के रेस्पॉन्सेस, यानी कि पहला आंसर ए का आंसर था 2/5, दूसरा आंसर था 3/5। ठीक है, ये दोनों रेस्पॉन्सेस हमारे पास पहले सी ओवर एस था, एस डोमेन में था, हम इसको टाइम डोमेन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें हम जो है ना एस वाली वो यहाँ से निकाल देंगे, तो 2/5 प्लस 3/5। ठीक है जी। उसमें एस की वैल्यू ज़ीरो है इसलिए हम इसमें ई वगैरह नहीं लिखेंगे। इसमें -5 थी एस की वैल्यू तो हम इसमें ई रेज़ टू पावर -5 इंटू टी लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं बता रहा था कि दो तरह के रेस्पॉन्सेज आते हैं जिसको हम फोर्स रेस्पॉन्स और नेचुरल रेस्पॉन्स का नाम देते हैं। ठीक है, आउटपुट ट्रांसफार्म हमारे पास ये था। ठीक है, सिस्टम्स के जो न्यूमिनेटर होता है, न्यूमिनेटर की वैल्यूज़ को हम सिस्टम ज़ीरोज़, इसको हम जो है ना सर्कल से शो करते हैं और बाकी क्रॉस जो आ रहे होते हैं इनको हम पोल्स का नाम देते हैं। ये क्रॉस से शो करवा रहे हैं। ठीक है, इसको हमने टाइम रेस्पॉन्स के अंदर कन्वर्ट किया है। नीचे आप लोगों को ये इसमें क्लिक नहीं हो रहा यहाँ पे। ठीक है, टाइम रेस्पॉन्स के अंदर सी या टी हम लिख रहे हैं। दो तरह के रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं हमारे पास, फोर्स रेस्पॉन्स और नेचुरल रेस्पॉन्स। जिसमें ई की पावर समथिंग आ रही है इसको हम नेचुरल रेस्पॉन्स का नाम दे रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये दो तरह के रेस्पॉन्सेज चले मैंने आप लोगों को बता दिए। ये वैसे आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि हम प्लेन के अंदर ना असल में जो कम्प्लेक्स एक इक्वेशन आ रही होती है उसमें भी एक रियल वैल्यू होती है और एक कम्प्लेक्स या इमेजिनरी वैल्यू, कम्प्लेक्स तो ना कहें, इमेजिनरी वैल्यू आ रही होती है। तो इमेजिनरी वैल्यू को आप कौन सा रेस्पॉन्स कहेंगे, नेचुरल रेस्पॉन्स का नाम। जो रियल वैल्यू होगी वो फोर्स रेस्पॉन्स होगी। ठीक है जी, ये पहली जो वैल्यू है इसको आप फोर्स रेस्पॉन्स का नाम दे रहे हैं, दूसरी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनको आप नेचुरल रेस्पॉन्स का नाम दे रहे हैं। इनमें ई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, ऑर्डर के हवाले से कि विदाउट ज़ीरोज़, सबसे पहला केस इसने डिस्कस किया हुआ है विदाउट ज़ीरोज़। ठीक है, इसकी इक्वेशन बनाई है ए ओवर एस इंटू एस प्लस ए। चलें, बहरहाल ये आप लोग थ्योरी के अंदर डिस्कस करेंगे, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। अच्छा, टाइम रेस्पॉन्स में एक दो चीज़ें और भी हैं आगे। हमने असल में जो चीज़ डिस्कस करनी थी वो था डैम्पिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ये चार तरह के सिस्टम्स। ठीक है, डैम्पिंग के हवाले से ओमेगा की क्या वैल्यू हो या ईटा की क्या वैल्यू हो तो सिस्टम क्या रेस्पॉन्स शो करता है, ये आज की लैब में हमने थोड़ा सा देखना था, किधर गया, ये है जी। अच्छा, इसमें टाइम कांस्टेंट का पता होना चाहिए आप लोगों को। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, बेसिकली जब टाइम कांस्टेंट हम निकालते हैं तो कोई भी कर्व, हमारे असल में ना एक कर्व हमें अचीव हो रही होती है। कोई भी सिस्टम है उसका रेस्पॉन्स शो करने के लिए हम ग्राफ प्लाट करते हैं। तो इसमें टाइम को हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं और सिस्टम की जो फंक्शन है सी ऑफ टी कहें, आर ऑफ टी कहें, वाई ऑफ टी कहें, वो आप लोगों पे है। ठीक है, कोई भी सिस्टम है उसका फंक्शन है उसको वाई एक्सिस पे रख रहे होते हैं और जो एक्स एक्सिस है उस पर हम टाइम को रखते हैं। ठीक है, उस सिस्टम का हम रेस्पॉन्स चेक करते हैं, उसमें हमें टाइम कांस्टेंट भी निकालना पड़ता है। ठीक है,
अब टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए 1/a, या इसको हम सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कर्व ने 1 तक जाना था, यानी 100% तक जाना था, तो वो अगर 63% तक जाती है, ठीक है, उसमें 37% क्या हो जाता है, उस कर्व का डीके हो जाता है, वो नीचे आ जाती है। ठीक है, तो हम यही कहते हैं कि ये टाइम कांस्टेंट हमने निकाला है 1/a, या 37% ऑफ दी 30 टू 37% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, या इसको आप कह सकते हैं दी राइज ऑफ 63%। ठीक है, 63% राइज होगा और 37% इसका डीके होगा। अच्छा, राइज टाइम भी हम निकालते हैं किसी भी ग्राफ के अंदर, किसी भी कर्व के अंदर। वो क्या है, राइज टाइम होता है कि कोई भी कर्व .1 से .9 तक जो है ना वो जा रही है। ठीक है, टाइम फॉर द वेव फॉर्म टू गो फ्रॉम .1 टू .9। ठीक है जी, .1 से .9 तक कोई भी फाइनल वैल्यू, फॉर एग्जांपल 1 रख दी है, तो उसका .1 से .9 तक जब एक वेव फॉर्म जा रही होगी तो हम कहेंगे ये इसका राइज टाइम है। ठीक है जी, तो इसको निकालते कैसे हैं, टी ऑफ आर इज इक्वल टू 2.2/a। ठीक है, ऐसे ही सेटलिंग टाइम है, सेटल कोई भी कर्व सेटल कहाँ तक हो रही है, कितना उसको टाइम चाहिए होगा सेटल होने के लिए, तो हम कहेंगे टाइम, वो वाला टाइम जिसमें रेस्पॉन्स फॉर द रेस्पॉन्स टू रीच कितना एंड स्टे 2% ऑफ द फाइनल वैल्यू का 2% जो है ना वो जब अचीव कर लेता है, तो हम कहते हैं 2% अचीव हो गया, ये सेटलिंग टाइम है। ठीक है, इसकी इक्वेशन वैसे है 4/, इक्वेशन और होगी थोड़ा सा डेफिनेशन से शायद आप लोगों को लगे मैच नहीं कर रही, लेकिन ये जो है ना परसेंटेज में कुछ दे रहा है कितने परसेंट तक। ठीक है, इक्वेशन इसमें जो है ना इसमें आप लोगों को समझ नहीं आएगी, मैच नहीं कर रही, क्योंकि 4/a है, तो बहरहाल इसमें आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, मैं आप लोगों को असल चीज़ जो बताना चाह रहा था वो क्या थी, हाँ जी, हम सेकंड ऑर्डर वैसे डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर, रेज़ टू पावर 2 थी। अच्छा, एक तो आप मुझे ये बताएं कि ये एक इक्वेशन लिखी हुई है जनरल, नज़र आ रही है आप लोगों को? हाँ जी क्लास, आप लोगों को इक्वेशन नज़र आ रही है, b/s² प्लस as+b टॉप पे। ठीक है, जी जी नजर आ रही है सर। ये इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, आप लोग मुझे बताएंगे अभी। ये किस कौन से ऑर्डर की, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड ऑर्डर है? सेकंड है सर। सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। ये क्यों, कैसे पता चला आपको? पावर। पावर से। ठीक है, एस की पावर एस से। एस की पावर से आपको पता चल गया। अब इसने 4 तरह के सिस्टम वही डिस्कस किए हुए हैं जो हमने आज की लैब में डिस्कस करने हैं। अच्छा, हम ये भी डिस्कस करते हैं कैसे इनका रिस्पॉन्स चेक किया जाता है, ये अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ओवर डैम्पिंग, अंडर डैम्प्ड और क्या है जी, अनडैम्प्ड। ठीक है, ये रेस्पॉन्स है, और क्रिटिकली डैम्पिंग। ये 4 तरह के रेस्पॉन्सेज हमारे पास आते हैं। उससे पहले, अच्छा, ये कर्व भी हम डिस्कस करते हैं, उससे पहले हमें एक दो चीज़ें देखनी हैं जी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वहाँ पर मैं पहले बता रहा था आप लोगों को नेचुरल फ्रीक्वेंसी है क्या, ये ओमेगा एन। ठीक है, ये हम देख लेते हैं पहले है क्या। द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड ऑर्डर सिस्टम इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम विदाउट डैम्पिंग। विदाउट डैम्पिंग हम जो है फ्रीक्वेंसी किसी भी सिस्टम की जब कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। ठीक है, विदाउट डैम्पिंग, डैम्पर्स को यूज़ किए बगैर हमने डैम्पिंग को निकाल देना है सिस्टम में से, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम डैम्पिंग को इंक्लूड करेंगे तो फिर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी वही फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें हम डैम्पिंग नहीं कर रहे होते। कोई डैम्पिंग
यानी कि एब्जॉर्प्शन सिस्टम हम नहीं यूज़ कर रहे होते, जो नेचुरली है उसी सिस्टम को हम स्टडी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इसने कहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, कोई भी चीज़ ऑसिलेट कर रही है टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन, ठीक है, ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट। कोई भी हमने सर्किट लिया है जिसमें रजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, ठीक है, विद रेजिस्टेंस शॉर्टेड, तो हम उसको नाम दे रहे हैं कि ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब दूसरी टर्म थी हमारे इसमें डैम्पिंग कोएफिशिएंट की और डैम्पिंग रेशियो की, ईटा की। Before we state our next definition, we have already seen that second order systems under damped step response is characterized by damping oscillations. ठीक है, सेकेंड ऑर्डर जो सिस्टम्स का अंडर डैम्पिंग रिस्पॉन्स होता है उसको हम किस चीज़ से रिलेट करते हैं, या उसको कह लें कि डैम्पिंग ऑसिलेशंस के साथ ही हम इसको नुमाया तौर पर एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, इसको मैं कहाँ से एक्सप्लेन करूँ ज़्यादा बेटर तरीके से। वैसे डैम्पिंग रेशियो वहाँ पे हम देख रहे थे ईटा, ईटा का नाम दे रहा हूँ, अब ये पता नहीं क्या है, इसको आप कुछ भी कहें। ये बेसिकली रेशियो है एक्सपोनेंशियली कोई डीकेइंग फ्रीक्वेंसी है, एक्सपोनेंशियली वो डीके कर रही है, ठीक है, उसको हम न्यूमिनेटर रखेंगे और नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो होगी उसको रेडियन पर सेकंड में हम, ये उसका यूनिट है, उसको रखेंगे। तो 1/2 पाई डी, इसको हम कहेंगे नेचुरल टाइम पीरियड सेकंड्स के अंदर, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल टाइम पीरियड, टाइम कांस्टेंट जो है इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे, तो हमारे पास ईटा आ जाएगा। अब इसके अंदर आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पर दरमियान में ए एस है, ऊपर टॉप पे बी है, और इसकी इक्वेशन के डिनोमिनेटर के एंड पर भी आप लोगों को बी नज़र आ रहा है। अब डैम्पिंग के लिए, विदाउट डैम्पिंग जब हम, अच्छा हमने 4 तरह के केस डिस्कस करने हैं कि इस ईटा का क्या इफ़ेक्ट क्या होता है, किसी भी इक्वेशन के ऊपर ईटा का क्या इफेक्ट होता है। इस सबसे टॉप पे जो आप लोगों को इक्वेशन नज़र आ रही है ओमेगा एन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का स्केयर लेने के बाद इसको डिवाइड करना है एस स्केयर प्लस 2 ईटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्केयर। ईटा की वैल्यू अगर हम ज़ीरो रख देते हैं, ठीक है, ईटा की वैल्यू अगर हम ज़ीरो रखते हैं तो यहाँ पर सारी दरमियान वाली जितनी भी टर्म है वो क्या हो जाएगी, ईटा की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो दरमियान वाली टर्म क्या हो जाएगी, सारी की सारी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी ना। जी जी सर। ठीक है, तो क्या बचेगा नीचे एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो इसको हम ये कहेंगे कि इसको हमने, इस पे हमने डैम्पिंग अप्लाई नहीं की, अनडैम्प्ड सिस्टम है, ठीक है, ये क्या है, अनडैम्प्ड सिस्टम होगा। ऐसे ही अगर हम ईटा की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान, ठीक है, हमने ज़ीरो नहीं रखनी, ज़ीरो से ग्रेटर होगी और 1 से लेस होगी, तो इसमें कुछ ना कुछ आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है, इस टर्म में। तो ये एक सिस्टम जो कि 1 से नीचे नीचे हम कोई भी वैल्यू दे रहे होंगे तो पॉइंट्स के अंदर शायद आए, तो इसको अंडर डैम्प सिस्टम का हम नाम देंगे, या अंडर डैम्प, ठीक है, का नाम देंगे। ऐसे ही ईटा की वैल्यू हम 1 देते हैं यहाँ पर, यानी कुछ भी ना हो, ईटा को निकाल दें 1 हो, तो 1 को लिखें या ना लिखें, 2 इंटू ओमेगा आ जाएगा इंटू एस आ जाएगा, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे क्रिटिकली डैम्प्ड है ये सिस्टम, ठीक है जी, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम है। ऐसे ही एक ओवर डैम्पिंग सिस्टम है जिसमें हम ईटा की वैल्यू को ग्रेटर देन 1 देंगे, ठीक है, ईटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 देंगे तो ये एक ओवर डैम्प्ड सिस्टम होगा। मज़ीद इसकी 2-4 लाइनों में डिटेल इसने बताई है कि एज द ईटा वैल्यू इज़ वेरीड,
ठीक है, ईटा की वैल्यू हम वेरी कर रहे हैं, आउटपुट ग्राफ इज वेरीड फॉर वेरियस इनपुट्स। ठीक है, हम स्टेप दे रहे हैं, रैंप रेस्पॉन्स या इनपुट दे रहे हैं, या हम इम्पल्स इनपुट दे रहे हैं, तो ईटा की वैल्यू वेरी कर रही है तो आउटपुट ग्राफ भी चेंज होगा। अनडैम्प्ड के लिए क्या होगा, ग्राफ इज ऑफ कंटिन्यूअस वेव, ग्राफ एक कंटिन्यूअस वेव होगा विद रिस्पेक्ट टू जो क्रिटिकल या दरमियान वाली लाइन होगी। ठीक है जी, ईटा के साथ साथ हम एक और चीज़ भी देख रहे थे, ओमेगा की वैल्यू। ओमेगा की वैल्यू हाई होगी तो एम्पलीट्यूड भी हाई होगा। ओमेगा की वैल्यू अगर लेस होगी, स्मॉल होगी, तो ओवरऑल जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी स्मॉल होगा। तीसरी तरह का जो सिस्टम है वो अंडर डैम्प्ड है। ये सेकंड सिस्टम है अंडर डैम्प्ड। इसमें हमने कहा ग्राफ इज़ कंटिन्यूअस, ग्राफ इसमें भी कंटिन्यूअस होगा लेकिन एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा विद टाइम। ठीक है जी। अच्छा, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के अंदर इंक्रीज कर रही होगी वेव ग्रेजुअली। ठीक है, ये यूँ कह लें कि रिजल्ट्स या उससे कंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, जो रिजल्ट्स आएंगे चारों सिस्टम्स के अंदर जब हम ईटा की वैल्यू चेंज करेंगे, तो ओवर डैम्प्ड सिस्टम के अंदर क्या होगा, द वेव ऑलवेज रिमेन्स बिलो, ठीक है जी, द क्रिटिकल लाइन। ठीक है, ऐसे ही graph always remains the same for damping conditions, just the nature of wave changes with respect to ओमेगा। ठीक है जी, वैसे जनरली ग्राफ सेम रहता है, इस पे जो सिर्फ ईटा की वैल्यू है वो चेंज करने से ग्राफ चेंज होगा, बाकी ओमेगा की वैल्यू चेंज करने से ग्राफ चेंज, एम्पलीट्यूड चेंज होगा लेकिन इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आएंगे, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, ईटा की वैल्यू चेंज करने से ग्राफ का रेस्पॉन्स चेंज होगा, ओमेगा की वैल्यू चेंज करने से एम्पलीट्यूड तो चेंज होगा लेकिन सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आएंगी। ठीक है, जिससे कि हम ये कह सकें कि ये क्रिटिकल है, ओवर डैम्पिंग है, या अंडर डैम्प है, या अनडैम्प सिस्टम है। ठीक है, हम इन चारों तरह के सिस्टम्स को देखने के लिए सिर्फ ईटा की वैल्यू चेंज करेंगे तो रेस्पॉन्स अचीव होगा। ओमेगा की वैल्यू से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, एम्पलीट्यूड में थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा लेकिन सिस्टम वैसे का वैसा ही रहेगा, रेस्पॉन्स वैसे का वैसा ही रहेगा। अच्छा, ये लिखनी कैसे है इक्वेशन, ये भी हम देख लेते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को मैटलैब की बेसिक्स के हवाले से कुछ बताना चाह रहा था। मैं पता नहीं क्या लिखना चाह रहा था यहाँ पे अब। हाँ जी, ये इक्वेशन थी अनडैम्प्ड सिस्टम की कंडीशन। अच्छा, आप लोगों ने आज सेकंड सेशन भी अटेंड करना है। ठीक है, कुछ चीज़ें हमने आज मैटलैब पे करनी है, तो शायद ये टाइम कह रहा है कि 10 मिनट्स हैं हमारे पास। अच्छा, जो डिनोमिनेटर है इसको कैसे लिखेंगे हम। ठीक है, मैं इसको वैसे बी का नाम दे रहा हूँ अभी ना। ठीक है, बी इज़ इक्वल टू, कैसे लिखेंगे इसको, कहाँ गया, ये एस स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, एस स्क्वायर के बाद कौन सी वैल्यू आती है, सिंपली एस आना चाहिए, एस इसमें ज़ीरो है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, वन ज़ीरो, और ज़ीरो मैंने क्यों लिखा है क्योंकि एस की वैल्यू मिसिंग है, और फिर उसके बाद 100 लिखना है जी।
ठीक है जी। ए की वैल्यू आप सिर्फ सिंपली 100 लिखेंगे, बी की वैल्यू आप 1, 0 और 100 लिखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, मैटलैब पे कुछ चीज़ें आप लोगों को बतानी हैं। टाइम कितना बाकी है जी? 8 मिनट। इंट्रोडक्शन टू मैटलैब, वैसे ये मैंने जस्ट कुछ चीज़ें सेलेक्ट की थी। ये कुछ इसकी बेसिक कमांड्स, ये शायद मैंने, अच्छा चलें, ये जब आती रहेंगी तो हम उनको लिखते रहेंगे। आप में से कुछ स्टूडेंट्स कर रहे होंगे प्रैक्टिस। ठीक है। अब डिवाइड करना है, फॉर एग्जांपल आपने किसी भी नंबर को दूसरे नंबर से, तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल ये है a इज इक्वल टू 4/3। ठीक है जी। इसी को मैं यहीं से देख लेते हैं। इसको वैसे बेसिक्स में थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी। 4/3 किया मैंने, तो इसमें आंसर हमें खुद ब खुद जो है ना कैलकुलेट करके दे दिया, जिस तरह हम कैलकुलेटर में करते हैं। किधर गया फाइल, किधर गई? ये है। ठीक है जी। 1.333 समथिंग। ठीक है। अब विल बी बैक इधर। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। ये फॉर एग्जांपल कोई भी है, हमने वो डिवीजन का एक किया है। अब हम जो है ना वो क्या कर रहे हैं जी, सिंपली एडिशन कोई करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। इसने यहाँ पे ऐसे शो कर दिया 11, यहाँ पे आंसर इसको शो करना चाहिए था कि नीचे ऐसे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कुछ अरिथमेटिक्स ऑपरेशन जैसे प्रोडक्ट है, ठीक है, माइनस करवा दिया दरम्यान में, इस तरह के ऑपरेशन भी आप कर सकते हैं मैटलैब के अंदर। ठीक है जी। कुछ चीज़ें मैटलैब के अंदर प्री डिफाइन होती हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आई है, जे है, तो ये स्क्वायर रूट्स होते हैं -1 के। कम्प्लेक्स नंबर को शो करने के लिए हम शो करते हैं। पाई इसकी प्री डिफाइंड है वहाँ पर। ठीक है, पाई। ठीक है। इन्फिनिटी भी वहाँ पे इन्फ लिखते हैं तो वो इन्फिनिटी ही समझता है इसको, वो ये भी प्री डिफाइंड है। MAN लिखते हैं तो इसमें ये बेसिकली कोई इनके नंबर नहीं होगा। अच्छा चलें, इसको हम देख लेते हैं। आगे हम आते हैं, स्क्वायर रूट अगर लेना हो, ठीक है, तो हम कैसे ले सकते हैं? या हमने कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन करवाना हो तो वो, ये सिंपली ट्राई करवाने के लिए मैंने लिखी थी, आप लोग ट्राई करते रहिएगा। हेल्प की कमांड भी वैसे। अच्छा, मैट्रिक्स की जाने आते हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादा काम मैट्रिक्स पे होना है। ये भी हमने वैसे लिखा था, E1 इज इक्वल टू समथिंग, तो नहीं, क्या देता है जी? ठीक है जी। 1 2 3, ये आप लोगों के पास सिंपली ऐसे करके ये शो करवा देगा। हाँ, अगर आप लोग दरमियान में इसको सेमी कॉलन कहते हैं, ये अगर सेमी कॉलन लिख देते हैं तो फिर क्या होगा, ये एक रो की बजाय आप लोगों को ये आंसर किस में देगा, कॉलम में दे देगा। ठीक है। आप लोगों ने पहले एक रो में लिखना था तो स्पेस दे दी दरमियान में। ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ सिंपली क्या किया था, स्पेस दी थी। और अगर आप लोगों ने एक कॉलम बनाना है तो फिर क्या करेंगे, दरमियान में सेमी कॉलन आपको डालना पड़ेगा। सर थोड़ा सा ऊंचा बोला करें, आवाज स्लो। आवाज़ स्लो आ रही है आप लोगों को, बताएं ना मुझे।
मुझे तो आइडिया नहीं होना जब तक आप लोग फीडबैक नहीं देंगे। ठीक है, अभी आप लोगों को शायद आवाज़ हाँ, आवाज़ क्लियर आएगी। आगे चलते हैं जी। ये आप लोगों को क्लियर हो गया। इसमें मैट्रिक्स में एक रो लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, एक कॉलम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है ये चीज़। आगे मूव करें। हाँ जी, आप लोगों ने अगर इसको हम ट्राई करते हैं, ये अगर आप लोगों ने करना है ये किस तरह का। ठीक है जी, 1 2 और 3 और 4, 2 रोज़ और 2 कॉलम इसमें बना दिए हैं यहाँ पर। ठीक है जी, अगर हम इसको नीचे वाली लाइन पर लिखते हैं जैसे इसने लिखा है तो बिल्कुल सेम रेस्पॉन्स हमें मिलेगा जैसा कि ऊपर वाले केस में हमें मिला है। ठीक है जी, इसको मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है जी, 1 2 और 3 और 4 ये इसने रिज़ल्ट नीचे शो करवा दिया है। अच्छा, इसके बाद साइज़ अगर हमने देखना है, साइज़ की कमांड है साइज़ ऑफ ए। ये छोटी छोटी कमांड्स आती रहेंगी, ये आप लोग बेशक नोट भी करते रहें साथ साथ। साइज़ अगर हमने चेक करना है किसी भी मैट्रिक्स का, साइज़ ऑफ ए कितना साइज़ है इसका, मैं एंटर करता हूँ तो ये 2 बाई 2, 2 कॉलम हैं और इसके 2 ही रोज़ हैं, 2 कॉलम्स और 2 रोज़। ठीक है, 2 बाई 2 यूँ कह लें मैट्रिक्स है, इसको हमने साइज़ ऑफ ए की कमांड से देख लिया। अच्छा, सब मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। अगर हमने किसी भी मैट्रिक्स में 2 बाई 2 मैट्रिक्स था हमारे पास। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 बाई 2 मैट्रिक्स था। यहाँ पर ऊपर वाले मैट्रिक्स में 1 2 3 और 4 आप लोगों ने, ठीक है, 4 तक हमने ऊपर लिखा था तो ये 4 तक ही गया है। अगर हम इज़ इक्वल टू कुछ भी टर्म लिख देते हैं तो आखिरी जो होगा ये 4। ठीक है, 4 नज़र आ रहा है आप लोगों को, इसको हटाकर वो क्या करेगा, जो भी हम लिखेंगे डिजिट वो उस डिजिट को लिख देगा। ठीक है, 1 2 3 और 4 को हटा के उसने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। ठीक है जी, और अगर थर्ड वाला चेंज करना हो तो फिर क्या लिखें? मैं 1 मिनट बताता हूँ अभी। अच्छा, लेस देन 1 मिनट है हमारे पास। आप लोगों ने नेक्स्ट मीटिंग अटेंड करनी है अभी। ठीक है जी, जी सर। अच्छा, ये 3 बाई 3 था एक मैट्रिक्स। ठीक है, हमने क्या किया, इसको एंड पे क्या लिख दिया जी, 6 लिखना था।